नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2022 के लिए दिए जा रहे नोबेल पुरस्कारों के बारे में। दरअसल अभी तक केमिस्ट्री और चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 2022 के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इनके नाम हैं कैरोलीन के बार्टोजी, मोर्टन मेल्डाल और के बेरी शार्पलेस। इन लोगों को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब यदि हम बात करें क्लिक केमिस्ट्री के उपयोग के बारे में, तो क्लिक केमिस्ट्री का उपयोग फार्मास्यूटिकल के विकास में डीएनए की मैपिंग को और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बायो ऑर्थोगोनल प्रक्रियाओं का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने कैंसर फार्मास्यूटिकल की टारगेटिंग में सुधार भी किया है। बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डल और कैरोलीन बार्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नया आयाम दिया है और कोशिकाओं को मैप करने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे उपयोगी बनाया है। इनकी बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन न सिर्फ कैंसर से लड़ने में वरदान साबित होगी, बल्कि अब कई बाकी एक्सपेरिमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्टॉकहोम में चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वयंते पैबो को देने की घोषणा की गई है। पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी इस खोज ने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर और हमें मानव की विलुप्त प्रजातियों की तुलना में अनूठा बनाने वाले कारकों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। नोबेल कमेटी के सचिव थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम, स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में इस पुरस्कार की घोषणा की। पैबो ने आधुनिक मानव से मिलती जुलती विलुप्त प्रजाति निएंडरथल और डेनिसोवंस के जीनोम की तुलना करने के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए अनुसंधान दल का नेतृत्व किया था। यदि हम बात करें निएंडरथल मानवों के बारे में, तो वह मानव विकास में हमारे पूर्वज कहे जाते हैं और यह माना जाता है कि आज से कुछ हजार साल पहले वो इस दुनिया से विलुप्त हो गए। जैसा कि कुछ समय पहले यह माना जाता था कि मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, अर्थात जब एक प्रजाति जन्म ली तो उसके पहले की सारी प्रजातियां खत्म हो गईं। लेकिन नवीन अनुसंधानों से यह पता चला है कि कई प्रजातियां एक साथ भी रही हैं और निएंडरथल तथा होमोसेपियंस साथ साथ भी आपस में रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में यह रिसर्च है। निएंडरथल की अस्थियां सर्वप्रथम 19वीं सदी के मध्य में खोजी गई थी। उसके डीएनए की संरचना का पता लगाने में काफी सफलता मिली है। इस उपलब्धि को अक्सर जीवन के कोड के तौर पर जाना जाता है। इस तरह प्रजातियों के बीच संबंधों को पूरी तरह से समझ पाने में वैज्ञानिक सफल रहे हैं। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष एना वेडल ने कहा कि इसमें करीब 8 लाख साल पहले का वह समय भी शामिल है जब आधुनिक मानव और निएंडरथल एक प्रजाति के रूप में अलग हुए थे। पैबो और उनकी टीम ने यह पाया है कि जीन प्रवाह निएंडरथल से होमोसेपियंस में किस प्रकार हुआ है। उनकी खोज में यह भी पता चला है कि सह अस्तित्व की अवधि के दौरान उन्होंने साथ मिलकर संतानों को भी जन्म दिया था। जीन के स्थानांतरण में कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के प्रति आधुनिक मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के तौर तरीकों को भी प्रभावित किया है। यह माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के बाहर करीब 1 से 2% लोगों में आज भी निएंडरथल का जीन मौजूद है। इसके अलावा एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि पैबो के पिता सुने बर्गस्ट्रॉम को 1982 में चिकित्सा का नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार के मुताबिक यह 8वां मौका है जब किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के बेटा या बेटी को नोबेल दिया जा रहा है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।